हेलो दोस्तों, जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं विटामिन और उनसे होने वाले कमी से रोग, तो आज हम उसी चैप्टर से कुछ बचे हुए क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर होगा विटामिन और उनके कमी से होने वाली बीमारी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? और हमारा ऑप्शन है फल, सब्जियां, पनीर, मिठाई। बताना है कि किसकी कौन सी पोषक तत्व से हमारे शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि होती है। तो हमारे शरीर में पनीर यानी कि चीज़ मानव शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो हमारा राइट आंसर पनीर होगा। पनीर हमारे शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है, कथन दिया हुआ है, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। और दूसरा है, प्रोबायोटिक खाद्य आंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। हमारा ऑप्शन है केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, और ऑप्शन नंबर सी है ए और दोनों माने दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन है ना तो एक और ना तो दो, दोनों में से कोई सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। प्रोबायोटिक खाद्य आंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है, ये भी सही है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं, आपको बताना है, न्यूट्राकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक विटामिन और खनिज, पोषक प्रोटीन और वसा अम्ल, पोषक और विषाक्त प्रभाव, पोषक और औषधि प्रभाव। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स शब्द न्यूट्रियन तथा फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना हुआ है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधि लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा पोषक और औषधि प्रभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यौगिकों के समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। आपको बताना है किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है विटामिन, अंतःस्राव हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सहायक आहार कारक है। तो सहायक आहार कारक विटामिन को कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन्स क्या होते हैं। आपको बताना है विटामिन्स क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के उपपच्य अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा विटामिन्स क्या होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक होते हैं
तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक यौगिक। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए मैक्मूलन, विटामिन बी मैकूलन, विटामिन सी जेम्स लीड और विटामिन डी पॉल मूलर। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो विटामिन ए मैकूलन सही है, विटामिन बी मैकूलन ये भी सही है, विटामिन सी जेम्स लिंड ये भी सही है, विटामिन डी पॉल मूलर ये गलत है, क्योंकि पॉल मूलर जो है वह डीडीटी कीटनाशक की खोज और मलेरिया एवं पित्त ज्वर, जैसे मलेरिया और पित्त ज्वर होता है उनके वेक्टर की खोज के लिए रोकथाम के लिए जाने जाते हैं। जो मलेरिया और पित्त ज्वर के वेक्टर होते हैं उन रोगों को रोकथाम के लिए पॉल मूलर जाने जाते हैं, और साथ ही साथ डीडीटी कीटनाशक के गुण की खोज खातिर पॉल मूलर जाने जाते हैं। तो विटामिन डी बिल्कुल गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि विटामिन डी का खोज पॉल मूलर ने नहीं किया था। पॉल मूलर किस चीज़ से संबंधित है, तो पॉल मूलर डीडीटी कीटनाशक और मलेरिया और पित्त ज्वर जैसे वेक्टर को रोकथाम के लिए जाने जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से जो प्रचुर मात्रा में आवश्यक होती है वह कौन सी है। आपको बताना है कि हमारे शरीर में कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 15 धातु हैं। इन 15 में से जो सबसे अति आवश्यक है यानी अधिक मात्रा में आवश्यक होती है वे कौन है। हमारा पहला ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और कैल्शियम। ऑप्शन बी है पोटेशियम, मोलिब्डेनम, ताम्र और कैल्शियम। और तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। और चौथा ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, ताम्र और मैग्नीज। आपको बताना है कि 15 धातुओं में से जो हमें प्रचुर मात्रा में चाहिए वो कौन से हैं। तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि और भी हैं। इन सब की आवश्यकता बहुत मात्रा में होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन। तो सल्फर, क्लोरीन हमारे ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम दिखाई दे रहा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। आपको बताना है कि इसमें कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। हमारा ऑप्शन है विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में। आपको बताना है कि इसमें कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। विटामिन में कैलोरी नहीं मिलता है, वसा में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट में मिलता है, प्रोटीन में भी मिलता है। तो वसा सबसे अधिक पाया जाता है वसा में। वसा में प्रोटीन वसा में कैलोरी की मात्रा 9.3 किलो कैलोरी ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, और 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में 4.0 किलो कैलोरी विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, वसा से 9.3, कार्बोहाइड्रेट से 4.0, प्रोटीन से 4.0 और विटामिन से 0। तो हमारा राइट आंसर वसा होगा। वसा से 9.3 किलो कैलोरी मिलता है, और प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी, और प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी, और विटामिन से 0 किलो कैलोरी। तो
तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वसा से। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। आपको बताना है कि सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं सोडियम और पोटेशियम के, फास्फोरस और मैग्नीशियम के, पोटेशियम और फास्फोरस के, केवल पोटेशियम के। आपको बताना है सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। तो सेव हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं केवल पोटेशियम के। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेव में पोटेशियम महत्वपूर्ण है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। तो हृदय घात रोगियों के लिए, हृदय से संबंधित रोगियों के लिए सेव सबसे अच्छे स्रोत हैं जो कि पोटेशियम को सबसे अच्छा स्रोत है। और पोटेशियम क्या करता है, हमारे रक्तदाब को नियंत्रण करता है और हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित करता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केवल पोटेशियम। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस सब्जी में पाया जाता है, विटामिन सी किस सब्जी में पाया जाता है। हमारा ऑप्शन है मिर्च में, कुम्हड़े में, जो हम लोग अपनी भोजपुरी भाषा में कोहड़ा कहते हैं। ऑप्शन सी है मटर में और मूली में। तो विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है मिर्च में। 100 ग्राम मिर्च में 143.7 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। 100 ग्राम मिर्च में 143.7 मिलीग्राम पाया जाता है। और 100 ग्राम कोहड़े में 9 मिलीग्राम, और 100 ग्राम मटर में 40 मिलीग्राम, और 100 ग्राम मूली में 14.8 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। तो सबसे ज़्यादा मिर्च में, यानी कि हरी मिर्च में सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है 143.7 मिलीग्राम, और 100 ग्राम कोहड़े में 9 मिलीग्राम, और 100 ग्राम मटर में 40 मिलीग्राम, और 100 ग्राम मूली में 14.8 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। हमारा इससे पूछा सबसे सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है हरी मिर्च में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विटामिन दिया है और एक तरफ स्रोत दिया हुआ है। विटामिन B6 धान के चोकर यानी कि राइस ब्रान से, विटामिन B2 कॉड यकृत तेल से, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल से, विटामिन के अल्फा। तो विटामिन B6 धान के चोकर से यानी कि राइस ब्रान से मिलता है। B2 से कॉड लिवर तेल, ये गलत है। कॉड लिवर तेल से विटामिन डी मिलता है। तो हमारा पूछा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा यही सुमेलित नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर होगा, जो कि पूछा है सही सुमेलित नहीं है। तो कॉड यकृत तेल से विटामिन डी मिलता है, और ई अंकुरित गेहूं से, और विटामिन के अल्फा से। तो हमारा 3 सही है, और ऑप्शन बी जो दिया है गलत दिया हुआ है। हमारा यही आंसर है। हमसे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन और उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। कैल्सीफेरॉल अस्थिरूणता सही है, नियासिन पेलाग्रा सही है, कोबालामिन संघातिक रक्तलकता यानी कि एनीमिया बिल्कुल सही है, राइबोफ्लोविन बेरी ये गलत है, क्योंकि राइबोफ्लोविन के नाम से विटामिन 2 को जाना जाता है, B2 को। इसकी कमी से
किलोसिन रोग हो जाता है। किलोसिन नामक रोग हो जाता है B2 की कमी से, और इसके स्रोत हैं अंडा, फलियां, हरी सब्जियां। विटामिन B2 के अच्छे स्रोत हैं। और B2 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो किलोसिन बीमारी होती है जो B2 से होती है। और बेरी B1 के कमी से, यानी कि थायमिन के कमी से होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमसे पूछा गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? आपको बताना है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। हमारा ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम। आपको बताना है विटामिन सी किसकी अवशोषण में मदद करता है। जैसे विटामिन डी कैल्शियम और पोटेशियम का अवशोषण करता है, उसी प्रकार विटामिन सी लौह का अवशोषण करता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लौह का अवशोषण विटामिन सी मदद करता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? आपको बताना है कि आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। हमारा ऑप्शन है B12, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन B12 और विटामिन के दोनों अवशोषण होता है, लेकिन अधिक मात्रा में B12 संश्लेषित होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर ऑप्शन में B12 नहीं होता तो हमारा आंसर के होता, और ऑप्शन में के है और साथ ही साथ B12 है, तो हमारा आंसर B12 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर यही क्वेश्चन BPSC में आ जाए तो इसमें 5वां ऑप्शन होता है एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? हम सब ने या बी कॉम्प्लेक्स तो पढ़ लिया है, आज कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, डी कॉम्प्लेक्स। तो डी कॉम्प्लेक्स के बारे में आज पढ़ेंगे। डी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आते हैं। तो आपको बताना है किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो डी को कैल्सीफेरॉल, D2 को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 को कोलो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ऑर्गो कैल्सीफेरॉल D2 को कहते हैं। हमारा राइट आंसर D2 ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। D2 ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, D3 को कोलो कैल्सीफेरॉल और D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो ये हमारा नया क्वेश्चन है, रेलवे के लिए नया क्वेश्चन है, SSC के लिए नया क्वेश्चन है, लेकिन जो हाई लेवल का परीक्षा होता है, जैसे मान ली BPSC हो, UPSC हो, IAS हो, इन सब का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये मिलेगा। तो आप नए प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो डी कॉम्प्लेक्स D2 को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, D3 को कोलो कैल्सीफेरॉल कहते हैं और D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर पूछा है कि ऑर्गो कैल्सीफेरॉल किसे कहते हैं, तो विटामिन D2 को। तो हमारा राइट आंसर D2 होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में होता है। आपको बताना है कि केला एक अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ है। 100 ग्राम केले में कितना ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। हमारा ऑप्शन है 416 किलो कैलोरी, 316 किलो कैलोरी, 216 किलो कैलोरी, 116 किलो कैलोरी। तो 100 ग्राम केले में 89 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 89 किलो कैलोरी
100 ग्राम केले में मिलता है। तो हमारा निकटतम ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 100 ग्राम केले में 89 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इसके निकट में 116 किलो कैलोरी दिया हुआ है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। जो सारा जो क्वेश्चन हम डिस्कस करा रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। हर किसी एग्ज़ाम का, बीपीएससी का हो या ग्रुप डी का हो या क्लर्क का हो या एसएससी का हो या आईएएस का हो, किसी भी पीटी एग्ज़ाम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया हुआ है। तो आपको बताना है जो हम स्वप्न देखते हैं उसकी अधिक समय तक याद रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है। हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6, विटामिन सी। तो जो हम स्वप्न देखते हैं उसको अधिक समय तक याद रखने में विटामिन B6 सहायक होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन B6। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है। हमारा ऑप्शन है ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई का तेल। आपको बताना है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो अंकुरित गेहूं का तेल विटामिन ई का सबसे समृद्ध स्रोत है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गेहूं अंकुरित का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। आपको बताना है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होती है चर्बी, वसा, प्रोटीन, तेल, स्टार्च। तो फलियां किसे कहते हैं। तो फलियां जैसे हो गया अरहर, मटर, चना, मूंग, सब यानी दलहन प्रकार का जो भी होते हैं उसे हम फलियां कहते हैं। तो फलियां आप सबको पता होगा कि दलहन में कौन सा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दलहन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्रोटीन। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया है, दलहन लिखकर ना लिखकर यहाँ फलियां लिख दिया है। तो फलियां जो होती हैं दलहनी, ये लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। इनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा प्रोटीन, क्योंकि दलहन प्रोटीन का अच्छे स्रोत है और दलहन को ही फलियां कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नए प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो कुछ नया सीखने को जरूर ही मिलेगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता होती है। आपको बताना है कि प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता किस चीज़ में मिलती है। हमारा ऑप्शन है नारियल, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी। तो प्रोटीन और आपसे प्रोटीन पूछ लिया जाए तो उसमें तो सोयाबीन हो जाएगा, और प्रोटीन के साथ साथ वसा भी पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, तो मूंगफली हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, मूंगफली। मूंगफली में प्रोटीन, वसा और शर्करा पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में 1.3 गुना होती है। जो मांस की तुलना में बादाम में यानी मूंगफली में 1.3 गुना, अंडों से 2.5 गुना यानी कि 2.5 गुना, और फल से जो हम फल खाते हैं उससे 8 गुना अधिक प्रोटीन और वसा मूंगफली में मिलती है। और 100 ग्राम मूंगफली, जो 100 ग्राम मूंगफली होती है उसमें करीब करीब 1 लीटर दूध के बराबर हमें प्रोटीन मिल जाती है। तो मूंगफली में टोटल 25.3% प्रोटीन होती है और 48% वसा पाई जाती है।
तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? मूंगफली। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा पूछ लिया जाए तो 25.3 यानी कि 25% लगभग, और 48% वसा पाई जाती है। तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रोटीन और वसा दोनों प्रचुर मात्रा में होती है मूंगफली में, और मूंगफली 100 ग्राम मूंगफली 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन हमें देती है, ऊर्जा देती है, वसा देती है, एनर्जी देती है। तो हमारा राइट आंसर मूंगफली होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कि टायरोसिन जो होता है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। शायद बहुत से लड़कों ने ये क्वेश्चन जो टायरोसिन होता है, टायरोसिन के बारे में जानते भी होंगे, और कुछ होंगे जो नहीं जानते होंगे, तो आज उनका भी क्लियर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन है यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, यह भावनात्मक और पर्यावरणीय दबाव को सामना कर सकता है, यह उदासी से लड़ सकता है, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा करता है। आपको बताना है कि टायरोसिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो टायरोसिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जिसका कार्य मस्तिष्क में एड्रेनलिन, नार एड्रेनलिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करना है। इसके कमी से व्यक्ति, जिसमें टायरोसिन की कमी हो जाती है, वो व्यक्ति अपने आप को दुखी और सुस्त महसूस करता है। टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा बढ़ाने में मदद मिलती है। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन कौन सा दिया है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना कर सकता है, ये भी सही है। यह उदासी से लड़ सकता है, ये भी सही है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा करता है, ये बिल्कुल गलत है। तो टायरोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में स्रावित होता है, और इसकी जब टायरोसिन की कमी होती है तो हमें उदासी या दुखी महसूस होना पड़ता है। टायरोसिन की वजह से हम खुश रहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये मस्तिष्क के जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, या नार एड्रिनल ग्रंथि या डोपामाइन, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करना है। इसका काम न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करना होता है। इसी की वजह से हमें खुशी महसूस होती है, और ये हमारे शरीर में बराबर मात्रा में रहता है तो हमें खुशी महसूस होती है, हमें कोई टेंशन नहीं होता है, और हमें नई नई ऊर्जा का स्तर बढ़ाने में सहायता भी करता है, और भावनात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना करता है। जैसे मान लीजिए हमें किसी जानवर से प्रेम है या पर्यावरण से प्रेम है, तो सब टायरोसिन की वजह से ही हमें सब एहसास होता है। अगर हमारे शरीर में टायरोसिन की कमी हो जाए तो हमें सब सारा जग सुना सुना दिखाई लगेगा, जैसे हमें अकेला महसूस लगेगा कि हमारे लिए कोई नहीं है, हम अकेले हैं। तो किसकी वजह से? तो टायरोसिन के कमी की वजह से। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यह बुढ़ापे के उत्तरदायी मुल्कों के विरुद्ध रक्षा करता है, ये बिल्कुल गलत है। और जो बाकी तीन दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है, टायरोसिन के बारे में बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं। जो बासमती चावल होती है उसे पकाने पर वो लंबे हो जाती है क्योंकि उसमें बहुलक है। बासमती चावल को पकाने पर वो लंबे हो जाते हैं, उसमें क्या उपस्थित रहता है? आपको बताना है। हमारा ऑप्शन है लाइसिन का, एमाइलेज का, शर्करा का, तेल का। तो चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एक है एमाइलोपेक्टिन और दूसरा है एमाइलेज। जो एमाइलेज होता है बासमती चावल में होता है, जो एमाइलोपेक्टिन होता है वो साधारण चावल में होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? एमाइलेज की वजह से बासमती चावल को पकाने पर उसके दाने लंबे हो जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारता के बीच जो संतुलन बनाए रखता है वह है।
आपको बताना है हमारे शरीर में जो अम्लीय और क्षारता का संतुलन बनाता है वो कौन सा है। हमारा ऑप्शन है फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो हमारे शरीर में अम्लीय और क्षारता के बीच संतुलन बनाने का काम करता है फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। फास्फोरस हमारे शरीर में अम्लीय और क्षारता के बीच संतुलन बना के रखता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है। हमारा ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा, उससे पहले आंसर बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ सबके पास जितने भी आपके पास ग्रुप हैं सब में शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिल सके। तो लंबे समय की कसरत के लिए मुख्य ईंधन क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तात्कालिक ऊर्जा के लिए काम आता है, यानी कि कम समय में ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए एथलीट को, एक खिलाड़ी को, एक कसरत करने वाले को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बोहाइड्रेट। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन हमारा यही समाप्त हुआ। आज के बाद हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। उससे पहले, जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और साथ साथ कमेंट जरूर करिए कि आप कितने सही किए और कितने गलत। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।